जीत दर्ज की तो दूसरी ओर महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में शामिल सभी पार्टियों का पावर ही जैसे खत्म हो गया। 2017 में आखिरी नगर निकाय चुनाव हुआ था और 26 आते आते बीजेपी के आगे सभी पार्टियां जैसे चारों खाने चित्त हो गई। इनके हार की भी 5 बड़े कारण बताते हैं आपको, इस पर भी गौर करते हैं। एकता की कमी के चलते मैदान में 2 नहीं बल्कि 3 गठबंधन आमने सामने लड़े। उद्धव राज तो साथ आए लेकिन कांग्रेस छिटक गई, जिससे वोटों का बंटवारा हुआ और फायदा सीधे सीधे महायुति को मिला। एकनाथ शिंदे के अलग होने से ठाकरे गुट का नगर निगम स्तर का संगठन कमजोर पड़ गया। कई पार्षद, शाखा प्रमुख और कार्यकर्ता तो पार्टी टूटने के साथ ही शिंदे के साथ चले गए थे। वोटरों के बीच असली शिवसेना की पहचान को लेकर भी भ्रम की स्थिति थी, जिसे बीजेपी ने शिंदे शिवसेना की ओर खींच लिया। ठाकरे गुट का प्रचार अभियान भावनात्मक मुद्दों के इर्द गिर्द रहा, जहां भाषा और मराठी अस्मिता सबसे ऊपर थी, जबकि बीजेपी ने शहरी विकास और प्रशासन पर फोकस किया, जिसने शहरी मध्यम वर्ग को आकर्षित किया। और सबसे बड़ी बात, 20 साल बाद दोबारा बनी राज और उद्धव 2 भाइयों की जोड़ी कोई कमाल नहीं कर पाई। ये बात जरूर है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिष्ठा तो बचा ली है, लेकिन राज ठाकरे कोई कमाल नहीं कर पाए। मतलब बड़ा भाई हिट जबकि छोटा भाई चित हो गया। लेकिन जो कहा जाता है कि 1 और 1 11 बनते हैं, ठाकरे ब्रदर्स मिलकर उस पर खरे नहीं उतर पाए। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जिस राज ठाकरे की वजह से कांग्रेस और उद्धव का गठबंधन नहीं हो पाया, अब उस राज स्टाइल की पॉलिटिक्स का क्या वक्त नहीं रहा? शक्ति प्रदर्शन और मराठी अस्मिता अभियान के बावजूद शिवसेना यूबीटी बीजेपी की संगठित मशीनरी और शिंदे गुट के काटे गए वोटों की दोहरी चुनौती से उबर नहीं पाया। नतीजा, देश के कुछ राज्यों से भी बड़े बजट वाले बीएनसी से लंबे समय बाद ठाकरे परिवार का प्रभुत्व खत्म हो गया, जो ठाकरे परिवार की राजनीति के लिए ऑक्सीजन की तरह था। इसलिए तो उद्धव और राज ठाकरे को बीएमसी चुनाव के लिए साथ आने को मजबूर होना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी गठबंधन की बड़ी जीत को कुछ विश्लेषक ठाकरे परिवार के राजनीतिक भविष्य से भी जोड़कर देख रहे हैं। पूरी की पूरी जो विपक्षी है, विपक्षियों को 1990 जिसको बोलते हैं 1990 का एरा, जब हम लोग पैदा हुए थे, उस एरा की बातें करना, उस एरा की पॉलिटिक्स करने से बाज आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। और बिहार में 1990 की बातें हो रही थी, तभी बिहार में जो आरजेडी की उसकी हार हुई और यही चीजें यहां पे हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप जो अपनी एक देखिए, हमेशा एक वोटर होता है। आप याद रखिए कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का वोटर कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगा अपने वोट को कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का वोटर कभी उद्धव साहब को हो सकता है थोड़ा बहुत कर ले, लेकिन जल्दी ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये आपको इक्वेशन पेपर पे अलग होती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग होती है। तो जमीन पे आपको जुड़ना पड़ेगा, जनता के लिए लड़ना पड़ेगा और जनता के मुद्दों की बात करनी पड़ेगी। मशीनरी को कि भैया जो वो लगता है, क्या कलर लगता है, वो आजकल पानी मिला दे रहे हैं, मतलब एक तरह से मूर्खतापूर्ण बातें हैं सब। मराठी माणूस की राजनीति करने वाली शिवसेना यूबीटी को मराठी वोट तो मिले, लेकिन उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय मतदाताओं ने बीजेपी प्लस के लिए दिल खोलकर वोटिंग की। उसकी वजह है ठाकरे बंधुओं का उत्तर भारतीयों के खिलाफ बोली गई कड़वी बातें। राज ठाकरे ने कभी लात मारने वाला बयान दिया तो कभी लुंगी वालों के खिलाफ बयान दिया। सुनिए और क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखा रहे हैं। क्या उनका बयान था कि मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुंबई या महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश होगी तो मैं आपको लात मारूंगा। ये शब्द थे राज ठाकरे के। बाल ठाकरे ने मराठी माणूस की बात करके इस समुदाय के वोट बैंक के बीच तो अपनी पैठ बना ही ली थी, लेकिन 1966 में उन्होंने शिवसेना की स्थापना का आधार ही था मुंबई से दक्षिण भारतीयों के बढ़ते प्रभाव को रोकना। इसके लिए उनका एक नारा उठाओ लूंगी बचाओ पूंगी का नारा दिया था। शिवसेना के उदय का नतीजा यह हुआ कि वहां दक्षिण भारतीयों की तुलना में उत्तर भारतीयों की संख्या तेजी से बढ़नी शुरू हो गई। आज मुंबई में उत्तर भारतीयों की बड़ी तादाद है, तो कुछ खास इलाकों में अब भी दक्षिण भारतीय, खासकर तमिल लोगों की ठीक ठाक संख्या है। दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ इसी नफरत भरी राजनीति को आगे बढ़ाते हुए राज ठाकरे ने इस बार के चुनाव प्रचार में बीजेपी के तमिलनाडु अध्यक्ष अन्नामलाई का मजाक उड़ाया। राज ठाकरे ने अपने पुराने अंदाज में कहा कि तमिलनाडु से एक रसमलाई आया है। बाद में शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में भी उन्हें भिखारी कह दिया गया। लेकिन बदलते वक्त में राजनीति का तरीका बदल चुका है और राज ठाकरे का ऐसा कोई भी हथकंडा
काम नहीं कर पाया। डिसीजन थे ही नहीं, उनको ऐसा लगता है जबरदस्ती पॉलिटिक्स में ला करके बैठा दिया गया है। देखिए, कोई भी काम अगर आप जबरदस्ती से करोगे तो कहीं ना कहीं असफलता मिलेगी। तो पूरा जो इक्वेशन है होना चाहिए था किसी और को, लेकिन क्या है, आज भी जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो 1969 की इनके पिताश्री द्वारा स्टार्ट किए गए थे 1969 में कि लुंगी को भगाओ बॉम्बे से। लेकिन लुंगी को भगाओ 1969 का अलग था और लुंगी को लाओ 2025 और 2026 का अलग होता। देखिए, पूरा देश बदल रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मानसिकता बदल रही है, डेमोग्राफी बदल रही है, लोगों के विचार बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, लोगों की आशाएं बदल रही हैं। उसके अनुकूल काम करना पड़े। आप क्या सोच रहे हो कि हमारे पापा कभी सक्सेसफुल हो गए थे, तो उसके हिसाब से हमें भी चलना चाहिए। तो वो चीजें इनको छोड़नी पड़ेगी। इस चुनाव में जहां एक और दो भाइयों की जोड़ी नहीं चल पाई, तो चाचा भतीजे की जोड़ी भी फिसड्डी साबित हुई। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में पवार का पावर खत्म हो गया? खासकर पिंपरी चिंचवाड़ में भी जहां चाचा भतीजे साथ लड़े, वहां भी बीजेपी आगे निकल गई, जो दिखाता है कि शरद पवार और अजीत दादा के लिए यह बड़ा झटका है। अजित पवार अगर पिंपरी चिंचवाड़ भी नहीं जीत पाए तो महाराष्ट्र के दादा कैसे रहेंगे? यानी उनकी राजनीति भी खतरे में है, क्योंकि वो महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम जरूर हैं, लेकिन महायुति को बगैर उनके साथ के प्रचंड जीत मिल गई। मतलब अजीत पवार, शिंदे और बीजेपी के आसरे हैं। तो चाचा शरद पवार राजनीति में किनारे लग चुके हैं। 2017 के बाद से पॉलिटिक्स भी बदल चुकी है। इतना बड़ा किला फतेह करना, किला को ढा देना, शिवसेना को खत्म कर देना, एक तरह से किला ढाना मतलब शिवसेना खत्म कर देना जो उद्धव ठाकरे साहब की है, और बना लेना सरकार। अभी तो आपके जर्नलिस्ट बोल रहे थे पुणे की। देखिए, मुंबई में एनसीपी का कोई गढ़ नहीं रहा, क्योंकि हम तो मुंबई में हमने पढ़ाई की है। तो पुणे साइड में, औरंगाबाद साइड में गढ़ एनसीपी का रहा। उस समय जाकर के बीएमसी ने जिस तरह से अपना पताका फहराया है, नो डाउट अजीत दादा पवार सोच रहे होंगे कि बीजेपी से अलग करेंगे, हमारा गढ़ है, वे जीत जाएंगे। लेकिन उनकी कभी कभी कैलकुलेशन गलत है, क्योंकि जमीन के से जुड़ करके काम करने की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की आदत है, जो कभी आपको ऊपरी सतह पर पता नहीं चलती है, लेकिन अंदर वो धीमे से काम करते रहते हैं और आपको पता भी नहीं लगने देते हैं। और बाकी अपोजिशन पार्टी चाहे कोई भी हो, चाहे इनके गुट में हो ना गुट